वक्त आपका है जनाब, चाहो तो सोना बना लो। कि वक्त आपका है जनाब, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी बजट बेस्ड क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो बेसिकली एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट बेस्ड क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ अर्स्टवाइल डिमांड्स इन OWE यानी ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ जोनल रेलवे यानी जोनल रेलवे का जो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज होता है वो टोटल नंबर में अर्स्टवाइल डिमांड्स कितने होते हैं, यानी पूर्व की डिमांड कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर है 2:11। इसको याद रखिएगा, 2:11। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि टोटल नंबर ऑफ अर्स्टवाइल डिमांड्स इन इंडियन रेलवे प्रायर टू मर्जर इंक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो यहाँ पर है क्या, पूर्व का जो डिमांड्स है इंडियन रेलवे में प्रायर टू मर्जर इंक्लूडिंग रेवेन्यू और कैपिटल की जब बात होगी तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1:16, है ना, 1:16। और OWE यानी ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज में 2:11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कि विच फंड इज डिस्क्राइब्ड एज रिजर्वियर ऑफ गवर्नमेंट मनी, यानी कौन सा फंड रिजर्वियर ऑफ गवर्नमेंट मनी यानी गवर्नमेंट मनी का रिजर्व, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना, तो रिजर्वियर कहा जाता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, डिपॉजिट विथ RBI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस फ्रेंड, राइट आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी समेकित निधि। भारत की जो समेकित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड, उसको रिजर्वियर ऑफ गवर्नमेंट मनी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज अकाउंटेड इन, यानी प्रोविडेंट फंड का जो रिकवरी होता है तो उसको किस चीज़ में अकाउंट किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है। तो उसका आंसर है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी PAC, पब्लिक अकाउंट PAI यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, है ना। यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी प्रोविडेंट फंड का जो भी रिकवरी होता है उसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो होता है उसमें रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कॉमर्शियल अकाउंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज आर नोन एज कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमर्शियल अकाउंट जो इंडियन रेलवेज का जो कॉमर्शियल अकाउंट्स है, क्या उसे कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स कहा जाता है। तो बिल्कुल ट्रू, सही आंसर है ट्रू। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज आर नोन एज कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था कॉमर्शियल अकाउंट्स एंड यहाँ पर है गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो क्या गवर्नमेंट अकाउंट जो इंडियन रेलवेज का जो गवर्नमेंट अकाउंट्स है उसे भी कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स कहा जाता है। तो फॉल्स, यानी आंसर फॉल्स होगा, ये गलत है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वन ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, यानी ये जो दिया हुआ है ऑप्शंस, तो इसमें चार्ज एक्सपेंडिचर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए, जजमेंट या अवार्ड ऑफ कोर्ट, पे एंड अलाउंसेज ऑफ C&AG एंड पे एंड अलाउंसेज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सभी चार्ज एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। बिकॉज जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं वो अप्रूव्ड किसके द्वारा होता है, तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, बट सैलरी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ए प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होता है, यानी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत इसको नहीं रखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पिक आउट द ओड वन आउट, स्टाफ बेनिफिट फंड,
कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये इंडिया का जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। बट स्टाफ बेनिफिट फंड, ये देखते हैं कि रेलवे एम्प्लॉय जो होते हैं तो उसे SBF यानी स्टाफ बेनिफिट फंड का सुविधा दिया जाता है। तो ये जो है कंटीजेंसी, पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तीनों एक कैटेगरीज का है, जबकि स्टाफ बेनिफिट फंड अलग कैटेगरीज का है। तो वो ऑड वन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बजट इज ए ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स, फिर से बजट इज ए ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट एज पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड। यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड के अनुसार बजट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है, या फाइनेंशियल ऑडिट डॉक्यूमेंट है, या फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो डियर फ्रेंड्स, बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है। यानी व्हाट इज बजट? तो बजट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट एज पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर फ्रेंड्स कि एज पर आर्टिकल 112 यानी 112 का फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for that year referred to as the blanks and popularly called the blanks। तो डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल्स 112 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार, तो कहता है कि ये स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी वैसा कोई स्टेटमेंट जो कि जिसमें कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्च का होगा, कितना का एस्टिमेट है, तो इस तरह का जो स्टेटमेंट तैयार होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर रेफर्ड टू एज द, तो इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज एनुअल बजट। यही आपका एनुअल बजट है। बेसिकली एनुअल बजट में होता क्या है कि आपका कितना खर्च होगा, कितना एस्टिमेट, उसका कितना अनुमान लगाया जा रहा है, कितने खर्च आएंगे, तो इसको बोलते हैं एनुअल बजट, और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 11 कि विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी इंडियन रेलवेज के केस में कौन सा ये 4 ऑप्शंस में चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इनका जो अलाउंसेज होता है और सैलरी जो होता है चेयरमैन RRB का, वो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। बाकी क्योंकि देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो CAG ऐसे भी उसका जो नियुक्ति होता है प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। कोर्ट का आ गया, जैसे कि जस्टिस वगैरह का नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ऐसे भी हम इसको छांट सकते हैं कि ये सब तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता, तो सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन RRB। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द डिमांड्स शैल बी फॉर ब्लैंक्स एक्सपेंडिचर, द क्रेडिट्स और रिकवरीज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स डिमांड। यानी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है कि द डिमांड शैल बी फॉर ब्लैंक्स एक्सपेंडिचर, तो द डिमांड शैल बी फॉर ग्रॉस एक्सपेंडिचर, द क्रेडिट्स और recoveries being shown in the form of footnotes demand। तो राइट आंसर इज C। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द erstwhile demands number 1, 2, 3 are in the nature of, the erstwhile demands यानी
पूर्व का जो डिमांड था 1 2 3 आर इन द नेचर ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि जनरल ऑन कॉस्ट, यानी जो अर्स्टवाइल डिमांड्स 1 2 और 3 था वो किस प्रकार के डिमांड के अंतर, किस प्रकार के कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो जनरल ऑन कॉस्ट। क्योंकि डिमांड नंबर 1 और 2 3 को देखें तो एक है 3 जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, 2 जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है और एक रेलवे बोर्ड से संबंधित है। तो ये सब क्या है, तो रेलवे बोर्ड, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड मैनेजमेंट, ये सब सभी के लिए है, सबके लिए लागू होता है। सो इसका आंसर होगा जनरल ऑन कॉस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज अ सिंगल वर्क्स अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 16 फॉर ऑल वर्क्स एक्सपेंडिचर इररेस्पेक्टिव सोर्स फाइनेंसिंग, से ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि डिमांड नंबर 16 के अंतर्गत ही सारे जितने भी एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जैसे कि न्यू लाइन को बिछाना, न्यू लाइन का ये डबलिंग करना, लाइन का डबलिंग करना, लाइन का मरम्मत करना, तो जितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर है वो डिमांड नंबर 16 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट इन क्लासिफिकेशन और एलोकेशन ऑफ अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 16, यानी डिमांड नंबर 16 का जो एलोकेशन डिजिट है फर्स्ट और 2 वो बेसिकली किससे संबंधित है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी इस पर हम डिस्कशन किए थे कि फर्स्ट 2 डिजिट इन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्स्टवाइल डिमांड नंबर ऑफ 16 इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी सोर्स ऑफ फंड कर सकते हैं या सोर्स ऑफ फाइनेंस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट इन रेवेन्यू क्लासिफिकेशन सोच। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है वो किसको डिनोट करता है, तो जो उसका राइट आंसर है वो है अर्स्टवाइल डिमांड नंबर। अर्स्टवाइल डिमांड का मतलब हुआ पूर्व का डिमांड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सारे बजट बेस्ड क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट इन रेवेन्यू और कैपिटल क्लासिफिकेशन शोज, यानी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें लास्ट 2 डिजिट जो है, क्योंकि क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें 8 डिजिट होता है, तो फर्स्ट 2 डिजिट देखें कि सोर्स ऑफ फाइनेंस या सोर्स ऑफ फंड, और लास्ट 2 डिजिट जो है वो आपको इनमें से कोई नहीं होगा, बिकॉज वो प्राइमरी यूनिट यानी पीयू से रिलेटेड है। लास्ट 2 डिजिट प्राइमरी यूनिट से रिलेटेड यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि टोटल डिजिट इन रेवेन्यू क्लासिफिकेशन और एलोकेशन आर, तो कितना है 1:8, यानी टोटल डिजिट जो होता है रेवेन्यू क्लासिफिकेशन का तो वो होता है 1:8। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि टोटल डिजिट इन कैपिटल क्लासिफिकेशन, तो कैपिटल क्लासिफिकेशन में कितना होता है, तो कैपिटल क्लासिफिकेशन में होता है 3:8। टोटल डिजिट इन कैपिटल क्लासिफिकेशन या लोकेशन आर 3:8। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि ईच अर्स्टवाइल डिमांड हैज 2 वे क्लासिफिकेशन बाय एक्टिविटी एंड बाय प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। द एक्टिविटी क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाइज blanks an expense item is incurred and primary unit identifies blanks the expense item denotes। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम इसको इजी बनाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है ना कि ईच अर्स्टवाइल डिमांड हैज 2 वे क्लासिफिकेशन, यानी जितने भी अर्स्टवाइल डिमांड है, पूर्व के डिमांड है, उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, बाय एक्टिविटी एंड बाय प्राइमरी यूनिट, यानी एक्टिविटी और एक दूसरा प्राइमरी यूनिट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है उसके एक्टिविटी एंड प्राइमरी यूनिट्स के द्वारा 2 पार्ट में बांटा गया है। द एक्टिविटी क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाइज वाई एन एक्सपेंस, तो एक्टिविटी क्या कहलाता है, वाई एन एक्सपेंस, खर्च क्यों किया गया। एंड दूसरा जो यहाँ से जो लाइन है
कि आइटम इज इनकर्ड एंड प्राइमरी यूनिट आइडेंटिफाइज व्हाट द एक्सपेंस आइटम डिनोट्स, क्यों और क्या ये बेसिकली डिनोट करता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज यानी OWE कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अस्ट वाइल डिमांड नंबर 3 to 13, क्योंकि जो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस है वो आपका 3 to 13 के अंतर्गत उसके अंतर्गत एक्सपेंस किया जाता है। और उसी बेस्ड का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि GWE, यहाँ पर देखें OWE ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज बट हेयर इज GWE यानी ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज कंसिस्ट ऑफ, तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो अस्ट वाइल डिमांड नंबर 1 to 15। यानी डियर फ्रेंड्स OWE यानी ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज यानी अस्ट वाइल डिमांड नंबर 3 to 13, वाइल जबकि ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज अस्ट वाइल डिमांड नंबर 1 to 15। ओके डियर फ्रेंड्स वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तभी पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल ये जो टॉपिक है हम सब लोग के लिए नया है, तो थोड़ा सा तो लगेगा समझने में टाइम। ओके क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रिपरेशन ऑफ द रिवाइज्ड एंड बजट एस्टिमेट शुड कमेंस एट द ब्लैंक्स लेवल, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ द रिवाइज्ड एंड बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड के लिए जो प्रिपरेशन किया जाता है शुड कमेंस यानी स्टार्ट होना चाहिए कब, तो एट द ग्रॉस रूट या डिवीज़न या स्टोर डिपो या वर्कशॉप लेवल पर शुरू होना चाहिए। क्या बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एंड बजट एस्टिमेट, यानी बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट का जो प्रिपरेशन है वो आपका ग्रॉस रूट डिवीज़न ग्रॉस स्टोर डिपो एंड वर्कशॉप लेवल पर प्रिपेयर होना चाहिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 अकाउंट डिपार्टमेंट PFA रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स बजट इज, यानी डियर फ्रेंड क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो बजट होता है तो बजट के प्रति अकाउंट डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हमारे PFA सर होते हैं यानी प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बजट के प्रति, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है कि कंपेल्सन एंड स्क्रूटनी यानी संकलन और जांच, यानी संकलन और जांच ही संकलन करना और जांच करना कि जो बजट है वो सही है कि नहीं, ये बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट की जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज क्रेडिट्स और रिकवरीज shall be blanks from the scope of the demands presented for vote of parliament, तो इसका सही आंसर है एक्सक्लूडेड, यानी एक्सक्लूडेड का मतलब हुआ कि क्रेडिट्स और रिकवरीज shall be excluded from the scope of the demands presented for vote of parliament, यानी वोट फॉर पार्लियामेंट के लिए जो डिमांड्स प्रेजेंट किया जाता है, जो डिमांड्स का उसको प्रेजेंट किया जाता है वो क्रेडिट्स और रिकवरीज उसमें उसके अंतर्गत वो नहीं आएगा, एक्सक्लूडेड रहेगा यानी उसके बाहर रहेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि द ग्रांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, यस द ग्रांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रेलवे बोर्ड एमंग द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड, यानी जो ग्रांट्स होता है यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट्स, उसे कहते हैं अलॉटमेंट्स। ओके और एंड द ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ विच द अलॉटमेंट्स आर मेड आर कॉल्ड बजट ऑर्डर, यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है कि जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस को जो ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आर कॉल्ड एज अलॉटमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट्स बोलते हैं। एंड द ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ विच द अलॉटमेंट्स आर मेड, और वह ऑर्डर जिसके द्वारा वह अलॉटमेंट मेड किया जाता है, बनाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है बजट ऑर्डर्स। ओके तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से
बजट बेस्ड क्वेश्चन 26 था और नीचे देखिए इसका टोटल आंसर दिया हुआ है, जिसको कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो 1 से 2 बार वीडियो को आप रिपीट कीजिएगा तो बिल्कुल बजट बेस्ड क्वेश्चन 26 क्वेश्चंस बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।